बार भी नहीं पढ़े तब तो चीजें आपके लिए नहीं होंगी। और मैं केवल उन्हीं की बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जो एंशिएंट हिस्ट्री के महत्वपूर्ण स्थल हैं जो एग्जाम में सवाल पूछा जाए। जैसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य, इतिहास में जरूर पढ़ा होगा आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लिया तो। उत्तर प्रदेश की ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य कहां से मिले हैं? आलमगीरपुर मेरठ से। आलमगीरपुर मेरठ और हुलास। हुलास याद आ रहा? हुलास कहां बताया था? हुलास, देवबंद, और क्या बताया था आपको? दारुल उलूम, ये सब कहां बताया था? सहारनपुर में बताया था, नहीं बताया था आप लोग? तो उत्तर प्रदेश की ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य आलमगीरपुर, मेरठ और हुलास सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य प्रयागराज की बेलन घाटी, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी तथा चंदौली के चकिया नामक पूरा स्थली से प्राप्त हुए हैं। भाई जो इतिहास अगर नहीं पढ़े तो उनके लिए थोड़ा सा ये फैक्ट कठिन लग रहा होगा। इतिहास पढ़े हैं तो बहुत इजी होगा, बस केवल चीजें क्लासिफिकेशन होकर अलग हो जाएंगे। हाँ, ये यूपी वाली चीजें थी। इनके दमनकर्ता आप इतिहास में जानेंगे, वो जो यूपी में नहीं पूछा था ना, उनके दमनकर्ता आप अगर दमनकर्ता भी बता देंगे तो पूरा इतिहास को पढ़ाना पड़ेगा फिर आपको। और इतिहास हम नहीं पढ़ा रहे, इतिहास विषय किसी और सर को है, इसके लिए बेहतर सर है, तो आप लोग इतिहास वहां पढ़िए। नहीं तो मैं दमनकर्ता भी बता देता, आपको सामाजिक कारण भी बता देता, आर्थिक कारण भी बता देता, राजनीतिक कारण भी बता देता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसका प्रभाव क्या पड़ा इसका बता देता, अंग्रेजों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा, वायसराय की स्थिति क्या इसका प्रभाव पड़ा, फिर आगे क्या परिवर्तन हुए, इसका परिणाम क्या रहा, अलग अलग इतिहासकारों ने इसके बारे में क्या कहा, सावरकर साहब ने क्या कहा, मजूमदार साहब ने क्या कहा, विदेशी इतिहासकारों ने क्या कहा, अंग्रेजी इतिहासकारों ने क्या कहा। तो जब पूरा टॉपिक हमको फिर 1857 क्रांति इतिहास में पढ़ाना पड़ेगा। मैं केवल यूपी वाला बताया, केवल पृष्ठभूमि उसकी मैंने बता दी, ये इसकी शुरुआत है बस, ठीक है। और इसके जो आपके दमन करता रहे तो है, लेकिन उसका समय करें तो फिर पूरा इतिहास हो जाएगा ना। तो इतिहास आप लोग इतिहास वाले सर से पढ़िएगा। बेलन घाटी सोनभद्र के सिंगरौली घाटी तथा चंदौली के चकिया नामक पूरा स्थली से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। बेलन घाटी के लोहदा नाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलन घाटी के लोहदा नाला नामक पूरा स्थलों से पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो आंसर होगा लोहदा नाला। क्या लोहदा नाला से यह अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। उसके बाद मध्य पाषाण काल में मानव अस्थि पंजर के, ध्यान रखिएगा, मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय और तथा मादहा, ये मादहा है, ये पट्टी तहसील के पास है, ये पट्टी तहसील के पास ये मादहा आपका गांव पड़ता है। ये सराय नाहर राय आप कभी जानते हो कुंडा एक स्थान है, उसके पहले लाल गोपालगंज है। राइट साइड जाएंगे तो एक जिठवारा स्थान पड़ता है, जिठवारा के पास एक नवोदय कॉलेज है, वहां पे सराय नाहर राय है। तो सराय नाहर राय दोनों प्रतापगढ़ के स्थान है। सराय नाहर राय और आपका जो मादहा है, यहाँ अस्थि पंजर के कुछ अवशेष मिले। अस्थि पंजर समझते हैं, ये अस्थि पंजर पाषाण कालीन मानव के अस्थि पंजर के अवशेष जो मिले हैं वह सराय नाहर राय और मादहा से मिले हैं। आगे चलिए, एक प्रतापगढ़ से और ध्यान रखिएगा, सराय नाहर राय में 14 समाधान मिले हैं, जिनमें मृतकों का सिर पश्चिम दिशा की ओर है। 14 समाधान आपको मिले हैं सराय नाहर राय से, और उनमें मृतकों का सर किस दिशा की ओर है? पश्चिम दिशा की ओर है। और सराय नाहर राय से 8 गर्त चूल्हे, क्या 8 गर्त चूल्हे भी आपको मिले हैं, कहां से? सराय नाहर राय से। तो प्रतापगढ़ में ये सारे स्थान आपके पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज के मेजा तहसील के पास एक स्थान है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो पूरा स्थल से झोपड़ियां एवं मिट्टी के बर्तन के अवशेष प्राप्त हुए, ध्यान रखिएगा, झोपड़ियां एवं मिट्टी के बर्तन के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कहां से? चौपानी मांडो से। और यहां से संसार के प्राचीनतम मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, क्या? मिट्टी के बर्तन। अच्छा, जो बिल्कुल इतिहास अगर एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए फैक्ट बड़ा मुश्किल होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि सिंधु सभ्यता क्या है, हड़प्पा कालीन क्या है, और आपको ताम्र पाषाण कालीन क्या है, तो फिर आपको समस्या आएगी, डेफिनेटली समस्या आएगी। लेकिन यदि इतिहास पढ़ा है तो आपको तो सारी चीजें क्लियर होंगी। तो प्रयागराज के मेजा तहसील के चौपानी मांडो पूरा स्थल से झोपड़ियां व मिट्टी के बर्तन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां से संसार के प्राचीनतम मृदभांड के भी साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी के बर्तन मृदभांड के साक्ष्य बहुत जगह से मिले हैं, लेकिन सबसे प्राचीनतम मृदभांड के, मृदभांड का मतलब मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, मृदभांड के बर्तन के साक्ष्य यहां से मिले हैं। और उत्तर प्रदेश के मादहा पूरा स्थल से, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मादहा पूरा स्थल से अन्य उपकरणों के साथ साथ सिल लोढ़े, ध्यान रखिएगा, मादहा पे आपको अन्य उपकरणों के साथ साथ सिल लोढ़े, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिल लोढ़े जानते हो, चटनी पीसने वाला सिल लोढ़ा होता है। सिल लोढ़े, गर्त चूल्हे, समाधान, अस्थि एवं आवास के भी साक्ष्य मिले हैं। दमदमा एक स्थान है, दमदमा दूर नहीं है, ये दमदमा आपका यही फाफा मऊ के बगल प्रयागराज में आप जाएंगे तो ये आपका मुश्किल से 15-20 किलोमीटर आगे जाने के बाद प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट जहां से स्टार्ट होता है 25 किलोमीटर होगा मैक्सिमम। दमदमा प्रतापगढ़ जिला में लगता है। दमदमा पूरा स्थल से हड्डी एवं सींग के उपकरण, किसके? हड्डी एवं सींग के उपकरण व आभूषण भी, गर्त चूल्हे तथा 41 समाधान मिले हैं। कितने? 41 समाधान आपके दमदमा से मिले हैं। हाँ ऋषभ पांडे जी, इसका मतलब उधर के हैं आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर इतने करीब आप ऋषभ भैया पहुंच गए कि नवोदय कॉलेज का नौबस्ता कहते हैं। हाँ, और उसी नौबस्ता से एक रोड बाईं तरफ चलेगी जो शमशेरगंज जाता है। हाँ, और शमशेरगंज में मेरे एक रिलेटिव्स हैं, मेरा बहुत खास मेरे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एक बहुत बड़े शायर रहे, उत्तर प्रदेश में यश भारती पुरस्कार विजेता रहे। तो उनके घर मेरे आने जाने की वजह से वो स्थान बहुत क्लियर है मुझे। समझ गया? नीरज भैया जी कह रहे हैं सर लास्ट में पूरे यूपी स्पेशल का कंपाइलेशन का पीडीएफ मिल सकता नहीं? वो आप खुद कर सकते हैं, सारी पीडीएफ एक साथ निकालिए, अपने आप कंपाइल कर लीजिए, अपने आप हो जाएगा। चलिए, दमदमा प्रतापगढ़,
दमदमा प्रतापगढ़ जिले में पुरस्थल के हड्डी एवं सिंह के उपकरण व आभूषण, गर्त चूल्हे तथा 41 समाधान मिले हैं। तो भाई मेरा एक बड़ा निवेदन भी है आप लोगों से कि प्लीज, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स इसमें अभी बिगिनर्स हैं जो अभी 1 महीने तक मेरे से बार-बार कहे सर ये छूट गया है, वो छूट गया है। मैं एकदम क्लियर न्यूज बता रहा हूं आपको, सितंबर से पहले पीसीएस एग्जाम नहीं होना है। या ये कुछ लोग हैं आयोग में, अभी कोई घोषणा नहीं आई तो मैं समझेगा इमरान सर ने घोषणा कर दी आयोग की, नहीं, ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं एक कयास के हिसाब से, अंदाजे के हिसाब से, एक अनुमान के हिसाब से ये मैं आपको कह सकता हूं कि पीसीएस का अब एग्जाम सितंबर लास्ट वीक में या तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में आयोजित होगा। और आप ध्यान रखिएगा, अभी मई चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने बहुत होते हैं मेरे भाई। 1 महीना एक सब्जेक्ट, 1 महीने अगर एक सब्जेक्ट में, शमशेरगंज मेरा घर है के बगल में है लीलापुर, हाँ लीलापुर, आपका लीलापुर समझते कहां पड़ जाते हैं, आपको रानीगंज लीलाहा बोलते हैं, वो आपका पड़ जाता है सगरा और लालगंज अघारा के रोड प्रतापगढ़ के बीच में। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। तो आपके पास एक विषय पर 1 महीने का टाइम मिल गया है। हिस्ट्री पे स्पेशली 1 महीना टाइम दे सकते हैं, ज्योग्राफी पे स्पेशली 1 महीने का टाइम दे सकते हैं, पॉलिटी पे स्पेशली 1 महीने का टाइम दे देते हैं, और साइंस एनवायरमेंट दोनों को मिला के 1 महीने का टाइम दीजिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आता है फिर भी टाइम दीजिए, रिवीजन करिए पूरे क्वेश्चनों का, प्रीवियस ईयर के 20 साल का और क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, और भी मार्केट में अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं उसको लेकर सॉल्व करिए। जो टॉपिक कमजोर है उसको विस्तार से पढ़िए, उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। बाकी करंट अफेयर डेली 7 से 8 आप पढ़ते ही। यूपी स्पेशल तो आपको तैयार हो गया, पॉलिटी मैंने पढ़ाई दी है, पॉलिटी को मैंने छोड़ दिया, मैंने किसको लिया, अगर पॉलिटी तैयार हो गई ठीक है, अगर हमसे पॉलिटी इंडिविजुअल पढ़े हो तो तैयार हो ही रही होगी, नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ लीजिएगा। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस में 4 पे दम लगा के मेहनत कर दीजिए। करंट अफेयर में ऐसा पकड़ बनाइए कि 30 क्वेश्चन आए तो कम से कम 27-28 सही हो जाए। जनगणना पर भी काम कर लीजिए, कभी समय मिल जाए संडे को पढ़ने में मन न लगे तो कम से कम कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चनों को देख लीजिए, कभी कभी 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उन सब कुछ क्वेश्चनों को अगर देखे रहेंगे ताकि एकदम पूरा दावा मजबूत रहे प्रीलिम्स, इस बार प्रीलिम्स गड़बड़ाने न पाए किसी भी कंडीशन में, ठीक। हाँ हो सकता है, हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है, आरओ का भी हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। पहले कृषि साक्ष्य वाला तो आपका दूसरा स्थान था, लेकिन अब चेंज हो गया है। पहले हम लोग दूसरा इसमें पढ़ते हैं, लेकिन देखिएगा अभी नवीनतम खोज के आधारों पर चीजें बदल गई हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। क्या? नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव कहां है? यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर देश में है। और दूसरी बात, यह सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लहुरा देव से 8000 से 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य मिले हैं। और प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला, आंसर बदलेगा। नवीनतम खोजों के आधार पर को आपका संत कबीर नगर का लहुरा देव हो गया, लेकिन प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो कोल्डीवा है, ये प्रयागराज जिले में बेलन घाटी नदी पर स्थित है। और आलमगीरपुर मेरठ में है ना, सर लेक्चर 13 जून को डिलीट हो जाएगा या एग्जाम तक रहेगा? ये राजू भैया आप थोड़ा सा संस्थान में बात कर लीजिएगा, बहुत स्पष्ट जानकारी मैं इस बात की नहीं दे पाऊंगा। सर जनगणना कहां से पढ़े? मैं पढ़ा दूंगा, यूट्यूब पे मैं पढ़ा दूंगा। ठीक, एग्जाम आप लोगों का सितंबर में होगा, उससे पहले यूट्यूब पे मैं जनगणना फिर से पढ़ा दूंगा। पूरे 20 साल के जनगणना के क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, यूट्यूब पर ही करा दूंगा, ये काम मेरी रिस्पांसिबिलिटी। ठीक, और आपको खुद पढ़ना है तो कोई भी बुक हो पढ़िए, जनगणना वाली बुक जो मिले अथेंटिक आप लोग। सर आरओ यारो की अच्छी किताब बता दीजिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अभी तक घटनाचक्र बाजार में उपलब्ध नहीं है। तो अब मैं क्या बता दूं, कोई बुक ही मिलेगी रिसर्च करना पड़े, बुक तो कोई उपलब्ध ही नहीं है। इसमें करंट अफेयर के लिए हमें खुद स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, सारी घटनाएं तो हम अपने माइंड से निकालेंगे नहीं, हमें भी एक रिसोर्स की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन हमारा रिसोर्स दूसरा होता है। लेकिन उसी रिसोर्स को भी लाने के लिए मार्केट में बंदी है, तो समस्या तो मुझे आ रही, डेली मुझे बहुत 2-4 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है रिसोर्सेज की वजह से, तो समस्या है। आगे आ जाइए, परेशान मत होइएगा। आलमगीरपुर से हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई है। यह हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। यहां से कपास उपजाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा कि आलमगीरपुर से हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यह हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। यहां से कपास उपजाने के भी साक्ष्य मिले हैं। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद, ये सबसे बड़ी मजे की बात है। पता नहीं 16 महाजनपद आप लोगों को याद है या नहीं याद है, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने वाले अगर नहीं याद है तो समझिए वही हाल है कि आपको भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग नहीं याद है। ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं भी आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया 16 महाजनपदों के नाम, लेकिन उसी 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिनके नाम क्या है? कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, शूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। ये 8 आपके महाजनपद इसी उत्तर प्रदेश में हैं। कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, शूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल, ये 8 आपके यहीं पर हैं। आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर, देवरिया। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व से 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है। ये तो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है। उत्तर वैदिक युग से संबंध स्थल अंतरजी खेड़ा, ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक युग से संबंध स्थल अंतरजी खेड़ा, कासगंज जिले, वही कासगंज जहां अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। उत्तर वैदिक युग से संबद्ध जिला अंतरजी खेड़ा कासगंज जिले से स्थित से गौरिक मृदभांड तथा कृष्ण लोहित मृदभांड चित्रित धूसर पात्र परंपरा संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और जैन ग्रंथों के अनुसार आदिनाथ सहित 5 तीर्थकरों की जन्मभूमि अयोध्या है। ये मैंने आपको अयोध्या में बताया भी था कि 5 तीर्थकरों की जन्मभूमि अयोध्या थी। और आपका अहरौरा आपका मिर्जापुर से अशोक का लघु शिला लेख, ध्यान रखिएगा, अशोक के लघु शिला लेख तथा सारनाथ वाराणसी एवं कौशाम्बी से लघु स्तंभ लेख मिला है। क्या? लघु स्तंभ लेख मिला है।
और सोहगौरा ताम्रलेख गोरखपुर से मौर्य काल का यह ताम्रलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से मिला है। इस ताम्रलेख से यह पता चलता है कि मौर्य काल में अकाल की स्थिति में जनता को अनाज का वितरण किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। प्रयाग के अशोक स्तंभ पर हरिशेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख उत्कीर्ण है। क्या? प्रयाग के अशोक स्तंभ पर हरिशेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख उत्कीर्ण है और इस पर बीरबल एवं जहांगीर का नाम भी मिलता है। और भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया यूपी स्पेशल में। भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर एवं पुष्यमित्रों एवं हुड़ों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन भी है। और श्रावस्ती में कनिष्क के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और हड़प्पा युगीन अवशेष हुलास से मिले हैं और ये हुलास आपका सहारनपुर में है। कहां है? सहारनपुर में है। क्लियर? इस प्रकार से आपके एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी महत्वपूर्ण डेटा उत्तर प्रदेश के थे सब मैंने कवर कर दिए। सब मेरा नाम मत लीजिएगा या पूछना चाहता हूं कि सर आप इंग्लिश में भी पॉलिटी पढ़ाते हैं? ना भी तो हिंदी में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कहा आपने? एसपी शॉर्ट में तो ले लिया, समझने वाले हो समझ भी जाएंगे आपको। ना अच्छा, आप लोग ये पहली बार देख रहा हूं, सब लोग नाम लेने के लिए आप अपना नाम से डरते हैं। क्या नाम में ऐसा क्या है? गलत काम को जीवन में किया क्या आपने? नाम से क्यों डरे? सब मेरा नाम मत लीजिएगा, लोग जान जाएंगे। चलिए, ऐसे मजाक में कर रहा हूं। नहीं, अभी बदलेगा भैया, अभी तो है लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बदलेगा। जहां तक मुझे संभावना है चेंज होगी। सर लेक्चर को एग्जाम होने तक रहने की कोशिश करिएगा प्लीज। हाँ, वो देखते हैं सर, टीम ऐसा करेगी जरूर से। मध्यकालीन इतिहास की बात को देखते हैं। मध्यकालीन से यूपी में क्या क्या प्रश्न बन सकता है? आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में किया। आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी। और आगरा में स्थित मुसम्मन बुर्ज, ध्यान रखिएगा, आगरा में स्थित मुसम्मन बुर्ज से हरम की महिलाएं पशु युद्ध देखती थी। और आगरा में ही मीना बाजार लगता है। ये मीना बाजार नहीं जो हर शहरों में लगता है। आगरा का मीना बाजार वह बाजार है कि जिस बाजार में जहांगीर सर्वप्रथम नूरजहां से मिला था। जहांगीर जहां सर्वप्रथम नूरजहां से मिला था, उस मीना बाजार भी उत्तर प्रदेश के आगरा में है। आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? मुगल साम्राज्य संस्थापक बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया तथा आगरा के किले का निर्माण अकबर ने करवाया। आगरा के किले के निर्माण की बात की जाए तो मैंने बताया भी था, तो ये किसने करवाया था? ये अकबर ने कराया। इसी आगरा के किले को विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत यूनेस्को में शामिल किया गया है। नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया था। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है आपको, बाई मैपिंग पढ़ाया है, तो ध्यान रखिएगा कि नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। और शाहजहां द्वारा निर्मित आगरा का ताजमहल एवं मोती मस्जिद, ध्यान रखिएगा, शाहजहां द्वारा निर्मित आगरा का ताजमहल एवं मोती मस्जिद स्थापत्य कला का श्रेष्ठता का प्रतीक है। स्थापत्य कला की श्रेष्ठता का प्रतीक है ये आपका मोती मस्जिद। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 1296 में ही सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने यही कड़ा कहां जानते हैं? ये कड़ा मानिकपुर में, कुंडा के आगे मानिकपुर, ध्यान रखिएगा कि 1296 में ही सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने, आपने तो इसको पद्मावत में भी देखा रहा होगा ना, खिलजी ने कड़ा नामक स्थान पर हत्या करवाई थी। और 1545 में कालिंजर के सैन्य अभियान के दौरान ही बारूद विस्फोट में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। जो एक किला का मतलब ये होता है जो आपके दुर्ग बने होते हैं किसी भी साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, उसके किनारे बैठा हुआ था जहां पे पूरे बारूद रखे थे। और विपक्षी सेनाओं के द्वारा आक्रमण में एक गोला जब उसी जहां पर पूरे बारूद रखे वहां गिरता है और वहां आग लग जाने की वजह से, विस्फोट की वजह से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपना पूरा साम्राज्य खो दिया होता। बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है इनका, शेरशाह सूरी साहब का। और इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड की शुरुआत कराई भारत में। नहीं, अभी जो मेरा बैच चल रहा है इंडिविजुअल पॉलिटी का, उस इंडिविजुअल पॉलिटी में केवल प्रीलिम्स का बैच चल रहा है, प्री कम मेंस का नहीं है, केवल प्रीलिम्स के बैच है पिछले 25 साल के क्वेश्चनों के डिस्कशन के साथ। तो यहां पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो जैसे आप लोग तो नंबर होगा ही कांटेक्ट, वहां जाकर के केवल प्रीलिम्स के लिए बैच ले सकते हैं। ये हो जाएगा कंप्लीट, तब मैं मेंस का क्लास स्टार्ट करूंगा पॉलिटी का। अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल का जन्म कालपी में हुआ और कालपी उत्तर प्रदेश के किस जगह स्थान पर है? जालौन में है। और यहां से बीरबल का रंग महल तथा मुगलकालीन टकसाल समझते हैं जहां पे पैसे के जो सिक्के ढाले जाते हैं उसको टकसाल कहते हैं, तो टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1358 में अपने बड़े भाई मोहम्मद तुगलक उर्फ जौना खां के सम्मान में जौनपुर की स्थापना की थी। तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1358 में अपने बड़े भाई मोहम्मद तुगलक उर्फ जौना खां के सम्मान में जौनपुर की स्थापना की थी। और सरकी सुल्तान के दौरान जौनपुर के सिराजे हिंद कहा जाता था। सरकी सुल्तान के दौरान जौनपुर को सिराजे हिंद, मैंने कहा भी था ना, सिराजे हिंद, शाही पुल, शाही का किला और हिंदी भवन इसी जौनपुर में स्थित है, सिराजे हिंद भी कहा जाता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। और 1613 में ओरछा शासक बीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना की थी। तो झांसी के भी संस्थापक पूछे जाते हैं, तो 16 से 13 में इसकी स्थापना की गई थी ओरछा शासक बीर सिंह बुंदेला के द्वारा। और 1765 में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1765 में अंग्रेजों एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1764 और 65 दोनों संधियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते होंगे। तो 1765 में अंग्रेजों एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। अब आपका सीधा आ गया 1857 की क्रांति। ये मैंने सब पढ़ा दिया है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ। बरेली से इसका नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया, इलाहाबाद से इसका नेतृत्व लियाकत अली ने किया, कानपुर से इसका नेतृत्व नाना साहब ने किया, फैजाबाद से इसका नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने किया, और झांसी से इसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया, लखनऊ से इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, फैजाबाद से इसका नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं ये सब आपको याद हो गया होगा। 1857 के विद्रोह के समय
भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय भी बनाया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रतीक था वह कमल और रोटी था। क्या? कमल और रोटी था। और 1857 के इस विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र अवध और बुंदेलखंड था। और 1857 ईस्वी के विद्रोह का विस्तार, अगर विस्तार की बात की जाए तो इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, पश्चिम उत्तर प्रदेश ब्रजभूमि जो था, शाहजहांपुर, बदायूं, फिर इधर आपका आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, वाराणसी, फैजाबाद, फतेहपुर, हाथरस आदि छोटे छोटे नगरों या कस्बों तक भी हो गया था। 21 मार्च 1858 को कॉलिन कैम्बल द्वारा लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया गया था। अब उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास हो जाएगा। अब आपका भी दिमाग हैंग कर रहा होगा, तो आधुनिक इतिहास को पढ़ने के लिए फिर कल की क्लास में जब शुरुआत करेंगे तो यहीं से करेंगे। आधुनिक इतिहास पढ़ाने के बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित उत्तर प्रदेश के स्थान है, फिर कल हम लोग पढ़ने वाले उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पार्क एवं सिटी। ध्यान से सुन लीजिए कल क्या पढ़ाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास पढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पार्क एवं सिटी पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पार्क एवं सिटी पढ़ने के पश्चात आपको फिर मैं पढ़ाऊंगा उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज, उसके बाद पढ़ाऊंगा उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग, उसके बाद फिर पढ़ाऊंगा उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण लघु एवं कुटीर उद्योग। ये इतने टॉपिक कल आपके समाप्त होने हैं। उसके बाद बचेगा आपका उत्तर प्रदेश की जनजातियां और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण घराने, उसके बाद उत्तर प्रदेश की कृषि और उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान रखने वाले जिले, उसके बाद फिर मैच द फॉलोइंग वाले सारे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर जिले वाले सारे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद आपका यूपी स्पेशल समाप्ति की तरफ बढ़ेगा। तो जो भी पीडीएफ अभी नहीं गई है आज कुछ पीडीएफ में और भेज दूंगा, ठीक है? तो पढ़ाई करते